आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए होंगे एंड ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू ज़्यादातर बच्चे रिजेक्ट ही होते हैं। अगर हम देखें तो 10 में से 8 तो रिजेक्ट ही होते हैं। देर इज़ नो वन स्पेसिफिक रीज़न जो इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं जिसकी वजह से देर आर मेनी रीजंस। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होता है, मतलब क्या इसमें पॉइंट्स आते हैं स्टेबिलिटी में? अगर एक कैंडिडेट ज़्यादातर हर कंपनी में 2 से 3 इयर्स रहकर काम करता है, सो इस टाइप की प्रोफाइल्स को ज़्यादा बेटर कंसिडर किया जाता है। आपको तो आई थिंक हर दिन 50 लोग झूठ बोलते होंगे। सबसे ज़्यादा झूठ उसमें ये होता है कि हेलो फैमिली। एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इवॉल्विंग करियर। आज की हमारी गेस्ट हैं मिस मेघना साहा एंड आज का हमारा टॉपिक है रीजंस ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो मेघना, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम डूइंग गुड। सो मेघना, जैसे आपने लास्ट एपिसोड में बताया था हमें कि आपका ड्रीम था बाहर जाके पढ़ाई करने का एंड पिछले 6 साल से आप एज अ HR प्रोफेशनल काम कर रही हैं, राइट? तो इन 6 साल में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए होंगे, राइट? एंड ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू ज़्यादातर बच्चे रिजेक्ट ही होते हैं। अगर हम देखें तो 10 में से 8 तो रिजेक्ट ही होते हैं, हार्डली 1-2 सेलेक्ट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के इर्द गिर्द है कि ज़्यादातर जो रीज़न होते हैं, मेन मतलब जो एक तरह से रीज़न होते हैं रिजेक्शन के ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है एक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट के लिए रिजेक्ट होने का, वो क्या होता है? सी, देर इज़ नो वन स्पेसिफिक रीज़न जो इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं जिसकी वजह से देर आर मेनी रीजंस, बट कुछ मस्ट हैव्स है जैसे कि स्टेबिलिटी, गैप इन प्रोफाइल मिसमैच एक्सेट्रा। आई मीन इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी एंड आगे इंटरव्यू कौन ले रहा है। ओके तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, एक काम करते हैं, पहले हम एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को भी समझ आए कि हाँ क्या पॉइंटर्स हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना है अगर उन्हें इंटरव्यू क्रैक करना है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होता है, मतलब क्या इसमें पॉइंट्स आते हैं स्टेबिलिटी में? सी, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, ठीक है? अगर एक कैंडिडेट ज़्यादातर हर कंपनी में 2 से 3 इयर्स रहकर काम करता है, सो इस टाइप की प्रोफाइल्स को ज़्यादा बेटर कंसिडर किया जाता है। मतलब 1 साल भी नहीं? नहीं, कम से कम 2 से 3 इयर्स। मतलब 2-3 साल अगर वो कर रहा है तो लग रहा है कि हाँ। हाँ, एग्जैक्टली। ओके नहीं, इनफैक्ट मैंने देखे हैं काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर साल जॉब स्विच करते हैं कि एक बेटर सैलरी हाइक के चक्कर में। इनफैक्ट कुछ लोग तो विद इन ईयर मल्टीपल स्विचेस करते हैं। तो इस तरह की प्रोफाइल ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाती है, मतलब कंसिडर नहीं होती, राइट? हाँ, मेजरली अगर इतने जॉब स्विच होते हैं तो वो इनिशियल स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब इंटरव्यू नहीं होता, वो CV देख। हाँ, मतलब अगर हम रिज्यूमे शेयर कर रहे हैं आगे, सो वो इनिशियल स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ, इफ़ द कंसर्न कैंडिडेट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है एंड रीजंस आर जस्टिफाइड, तो फिर थोड़ा अलग सिचुएशन होता है। रीज़न जस्टिफाई कैसे होंगे? जैसे कि एक्सपीरियंस तो आप देख लोगे CV पे कि जो लिखा हुआ है उसने किस कंपनी में काम किया है, बट रीज़न जस्टिफाई के लिए तो बात करनी पड़ेगी। और आप बोल रहे हो कि अगर वो इनिशियल स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो गया तो जस्टिफाई कैसे होंगे? देखो, अब रीजंस होते हैं बहुत, हो गए कि किसी के फैमिली में कोई इश्यूज आ गए या कुछ भी, या किसी के मतलब कोई जेन्युइन रीज़न कोई भी चीज़। हाँ, मतलब जनरल थिंग्स, बट वो जस्टिफाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कैंडिडेट एक रीज़न को देने के लिए दूसरा झूठ बोल रहा है, दूसरे को लेकर तीसरा झूठ बोल रहा है और उससे वो। मैंने ऐसे कुछ CVs देखे थे ऐसे, जैसे ना कुछ बच्चे होते हैं जैसे अब उन्होंने अच्छा काम कर रखा है बट मल्टीपल स्विच कर रखे हैं, तो दे राइट रीज़न फॉर लीविंग करके एक कॉलम साथ में, कि ताकि एक होता है जैसे आपने बोला कि इनिशियल स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, तो अगर वो एक रीज़न मेंशन कर देंगे, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो, मेडिकल हो, एक कंसिडर कर पाते हैं आगे ताकि देख लें कि हाँ अगर उसको हम आगे मौका दे सकते हैं, नहीं, राइट? अब होता क्या है, मुझे भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, एक्सपीरियंस वाइज दे आर वेरी गुड, बट उनके प्रोफाइल्स में स्टेबिलिटी होता है। अब इन प्रोफाइल्स को मैं पहले से रिकमेंड कर देती हूँ कि आप अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से अपडेट करो। इवन हम एक सिनॉप्सिस का बॉक्स उस पर अलग से रिज्यूमे मेंशन करवाते हैं, लाइक कॉर्नर या टॉप में कहीं पे भी, वेयर आप अपने रीजंस ऑफ लिविंग प्रॉपरली मेंशन करो। सो एटलीस्ट यहाँ पे ना शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। राइट। एटलीस्ट एक रेज्यूमे स्क्रीनिंग होते वक्त अगर कोई गो थ्रू कर रहा है तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि कि ये रीजंस थे, तो शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अग्री। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें जैसे कि अगर स्टेबिलिटी ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है एक इंटरव्यू पे रिजेक्ट होने का, तो इसके लिए एडवाइस यही रहेगी कैंडिडेट्स को कि पहले तो अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो भी कंपनी ज्वाइन करें कम से कम 2-3 साल करें ताकि एक आपकी स्टेबल प्रोफाइल आगे प्रेजेंट हो आपके CV के हिसाब से। ड्यू टू एनी XYZ रीज़न अगर आपको पहले जॉब छोड़नी पड़ रही है, आप विद इन ईयर या उससे पहले छोड़ रहे हैं, तो आपके रीजंस थोड़े से जस्टिफाइड हों।
मतलब वो लगे कि हाँ जेन्युइन है, क्योंकि झूठ बहुत बोलते हैं। एंड हो सके तो एक सीवी में कॉलम बना ले मेंशन करने का कि लेफ्ट दिस जॉब विद इन 10 मंथ्स या लेस देन 1 ईयर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ताकि अगर कोई आपका सीवी देख रहा है तो वो समझे कि हाँ मतलब इसके पास लाइक एक चांस मिले आगे। हाँ रीज़न है। कहीं ये ना हो ना कि उसने देखा इसने तो काम ही नहीं किया 1 साल से कम, तो ऐसे रिजेक्ट कर दिया उसको, तो एटलीस्ट एक उसको मौका मिले, राइट। ठीक है, आपने एक और चीज़ बोली थी इसके अलावा, जैसे गैप, आपने गैप की बात की, तो गैप से क्या इशू आता है, मतलब गैप क्या है, मतलब एक तरीके से प्रोफाइल। सी, अब अगर कोई प्रोफाइल आती है, ठीक है, एंड सपोज एक कैंडिडेट है एंड लेट्स से उसमें 6 से 7 मंथ्स का गैप है। अब प्रोफाइल देखते ही अगर मैं एक इंटरव्यूअर के पॉइंट से सोच रही हूँ तो मेरे क्वेश्चंस माइंड में आने लग जाएंगे, लाइक व्हाट वर यू डूइंग एंड ऑल, है ना। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गैप ना ही हो तो अच्छा है। एंड गैप होने से क्या होता है ना, प्रोफाइल अच्छी नहीं लग रही है, वो पहले ही रिजेक्ट कर देंगे उनको। मतलब जैसे कि अगर 1-2 महीने हो तो फिर भी समझ आता है, अगर ऐसे 5-6 महीने हो गए तो क्वेश्चन आएगा कि भाई 5-6 महीने से क्या कर रहे हो। अनटिल एंड अनलेस आपका रीज़न सॉलिड है, जस्टिफाइड है, जेन्युइन है, तो ही वो चीज़ें फिर आगे कंटिन्यू होती है। पर एक जस्टिफाइड रीजन भी है, बट लेकिन कहाँ तक, मतलब अगर किसी की प्रोफाइल लेट्स से 1 साल से गैप है, मतलब कोई पर्सन इंटरव्यू दे रहा है और वो 1 साल जॉब ही नहीं कर रहा है, तो क्या उसको कंसिडर करेंगे आगे। हाँ, कर सकते हैं। अगर इफ़ द कैंडिडेट मेट विद एन एक्सीडेंट, अब उस केस में ही वॉज एन बेड रिडन, तो उस केस में तो ही कैन नॉट वर्क, राइट। बट बहुत लोग झूठ ही बोलते हैं ऐसे तो। अब उसमें भी आता है दो केस, एक होता है जो झूठ बोलता है और दूसरा आता है जो कहता है, पहले से ही बोलता है कि आई डू हैव ऑल द रिपोर्ट्स एंड मतलब वो उसकी बातों से समझ आ आता है, हाँ हाँ। जो झूठ बोलता है वो कहीं ना कहीं उसकी। एक्चुअली पता होता क्या है, कैंडिडेट्स ऑल्सो अवेयर कि कहाँ पे मैं झूठ बोल रहा हूँ और मुझे कहाँ पे किसको प्रूफ करने के लिए या बिलीव करवाने के लिए अपनी चीज़ें पहले से आगे रखनी है। सो इट वर्क्स लाइक दैट। ओके, एंड लेट्स से अब जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत कैजुअली कि यार मन नहीं करा जॉब करने का, छोड़ दिया, है ना, तो उस केस में अब फिर उनकी चीज़ें बिल्डअप होती रहेगी। तो उनको डिफिकल्टी होगी। वर्क नहीं हो रहा, छोड़ दो जॉब, एंड देन थोड़ा सा रिलैक्स करके करेंगे। वो 1 महीना कब 3 महीना, 3 महीने से कब 6 महीने हो जाते हैं, एंड 1 ईयर। एंड तो कभी जोश जोश में जॉब मत छोड़ो, पहले दूसरी जॉब पकड़ लो, राइट। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ और भी देखी है, जैसे कि ये होता है ना नोटिस पीरियड को लेके, ये चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो या तो बंदा नोटिस सर्व कर रहा है या रिज़ाइन करेगा तो ही हायर करेंगे, जो जॉब छोड़ चुका है, जो करंटली नॉट वर्किंग है, ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं वो हायर नहीं करती। नहीं करती है, अग्री अग्री। क्योंकि होता क्या है ना, कंपनी के अकॉर्डिंग एक अच्छी प्रोफाइल वो है जो पहले जॉब सर्च करती है, देन जॉब स्विच करती है। क्योंकि जो जॉब स्विच कर रहा है, लाइक जॉब छोड़ दी है बट कोई नोटिस, मतलब नोटिस वगैरह सब खत्म हो गया, नथिंग, एंड दूसरा हाथ में ऑफर भी नहीं है, इट मीन्स यू डोंट हैव एनी प्रॉपर। मतलब दैट समथिंग कि अगर आपने बिना कोई ऑफर इन हैंड, कोई आपके हाथ में कोई ऑफर नहीं है नया, उसके बिना आपने पुरानी जॉब छोड़ दी, तो इट्स अ फुलिश डिसीजन, मैं तो यही बोलूँगा। अनलेस कोई एक मेजर इमरजेंसी ना हो, कुछ वैसी चीज़ ना हो, अदरवाइज हमेशा पहले एक नया ऑफर अपने हाथ में होना चाहिए और तब जॉब स्विच करो। सी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ये जो आपने बोला ना कि मेजर इमरजेंसी, ये हमेशा नहीं आती है। अब फॉर एग्जांपल लोग, आई टोटली अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट्स, बट लोग कहते हैं कि मिस हैपनिंग हो गई घर पे, है ना। आई अग्री, बट मिस हैपनिंग में आप जॉब छोड़ रहे हो, कंपनी आपको इमोशनल पॉइंट से जज नहीं करेगी ना अंडरस्टैंड नहीं करेगी। वो ये देखेगी आपने जॉब छोड़ दी है, एंड ये प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है, इमरजेंसी किसी को। और कुछ लोग क्या है ना इसका गलत वो भी फ़ायदा उठाते हैं, अग्री। बिकॉज अभी आई टेल यू वन थिंग, जैसे मेरे ना एक नोन टू, मतलब मेरे कलीग था, मतलब एक कैंडिडेट था, वो उसने अभी रिसेंटली अहमदाबाद में ज्वाइन किया था, एंड देयर वाज सम मिस हैपनिंग उसकी फैमिली में, मतलब ही बिलोंग्स टू पटना, तो उसको जाना पड़ा पटना। एंड विद इन 2 वीक्स, मतलब जैसे उसने ज्वाइन किया 2 हफ्ते बाद ऐसा हुआ, तो उसने इमीडिएटली फ़्लाइट बुक करी, 3 दिन की छुट्टियाँ लगाई अपनी और आ गया ऑफिस। तो पॉइंट यही है कि अगर रीज़न जेन्युइन है, थिंग्स आर मैनेजेबल। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 6 साल से कंपनी में काम कर रहे हो, 1 साल से कंपनी में काम कर रहे हो और सडनली कुछ आपके घर में कुछ मिसहैपनिंग हुई और आपको जॉब छोड़नी पड़ जाए। अगर आपको आपका इंटेंट है कि आपको जॉब कंटिन्यू करनी है, तो आप कर लेते हो कैसे ना कैसे करके। एंड मेरे को ना एक चीज़ और भी पूछनी है, जैसे कि आपने ये बोला कि अगर किसी की प्रोफाइल में गैप होता है तो थोड़ा कंसिडर कम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि चलो मैं जॉब कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम वर्किंग, एंड मैंने कहीं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्रैक कर लिया। अब मेरी कंपनी बोल रही है कि आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है, 3 मंथ्स, और ये बोल रहे हैं कि इमीडिएट ज्वाइन करो, तो इसमें क्या करें। सी, अब ये कैंडिडेट को पता होता है ऑलरेडी। मेरे अकॉर्डिंग कैंडिडेट अगर जॉब सर्च कर रहा है एंड उसको पता है कि उसके कंपनी में 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है, तो वैसे ही इसको लेके चले। अब अगर मुझे पता है कि मुझे बाय एनी हाउ ये कंपनी छोड़नी है, तो मैं सोचूंगी नहीं, मैं प्लान नहीं करूंगी 2 महीने तक। अगर ऑलरेडी मेरे 90 डेज़ का नोटिस है, मैं स्टार्ट कर दूंगी सर्व करना, एंड मैं जॉब उस 3 महीने के पीरियड में सर्च करूंगी देन। एंड नॉट ओनली 3 मंथ्स,
मैं बोलूँ तो लास्ट मंथ्स में ही करना, बिकॉज नो कंपनी विल वेट मोर देन 30 days। 30 days भी बहुत रेयर केस इफ़ यू आर ऑन अ गुड। नहीं, ये तो जैसे थे एक तरह से एक प्रॉब्लम ही है, हाँ लिंक्डइन में भी देखते हैं हाँ, कि लाइक जब आप कंपनी छोड़ रहे हो कंपनी वॉन्ट्स यू कि एज 3 मंथ सर्व करो, और ज्वाइन करना है तो इमीडिएट ज्वाइन करो। तो ये एक रहता ही है इस केस में। अगर लोग पता है कैसे होते हैं, दे आर लाइक ना कि वो उनको पता है 3 months का नोटिस है, अभी से जॉब मतलब अगर किसी का जैसे अगर आपने 2-3 साल किसी कंपनी में काम किया और आपने लीव्स नहीं ले रखी हैं, अगर आपके पास एडजस्ट सिक हो लीव में लीव्स जाते हैं, हैं। हो जाते हैं अगेन इंटेंट, बच्चे का इंटेंट। इंटेंट क्या है। यस, इंटेंट। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं होता कि 3 मंथ्स पूरे ही करने होते हैं, कुछ कुछ कंपनी में नेगोशिएट भी कर सकते हो आप। अग्री, इवन एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी 1 month की सैलरी तक छोड़ देते हैं इन 3 months नोटिस पीरियड। दे नो कि अब पे ऑफ करने के लिए। अपॉर्चुनिटी चाहिए, दे कैन नॉट लूज दिस, तो अपना एग्जिस्टिंग में अपना FNF का करते हैं एंड बाद में वो वहाँ पे ज्वाइन करके दे पे ऑफ एंड देन दे ज्वाइन द यस अदर यस, इनफैक्ट बहुत सारी कंपनी बायआउट भी करती है, Yes, मतलब इफ अ company do प्रोफाइल इज गुड, buyouts। है ना, अगर हाँ, प्रोफाइल अच्छी है, कैंडिडेट अच्छा करती है है, और बड़ा पैकेज है तो बिल्कुल बायआउट करती भी है। करती है। तो अगेन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इंटेंट है कि आपको जॉब स्विच करनी है, आपकी कंपनी में नोटिस ज़्यादा है, या तो आप इनिशियली पहले रिजाइन करके वो ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड जब सर्व कर रहे हो 3 मंथ्स का, तब जॉब ढूंढो। आपको लगता है कि रिस्की है, अगर मैंने रिजाइन कर दिया और पूरे नोटिस पीरियड में मुझे जॉब नहीं मिली तो फिर क्या, तो आप पहले जॉब ढूंढो, उसके बाद रिजाइन करो एंड देन नेगोशिएट करो। या आप अपनी HR से बात कर सकते हो कंपनी की कि क्या है, आप समझ लो कि हाँ वो आपको फ्री करेंगे या नहीं करेंगे। सो एवरीथिंग इज डूएबल अगर आप चाहो तो, बट लेकिन ये गलती मत करो कि रिजाइन कर दिया थोड़ा जोश जोश में तैश में, कि रिजाइन कर दिया, बैठ गए घर पे और अब जब जॉब ढूंढ रहे एंड हाथ में जॉब भी नहीं है। 15-20 दिन में जॉब मिल गई तो अच्छा है, वो गैप काउंट नहीं होगा क्योंकि अभी इतना नोटिस नहीं होगा, बट द मोमेंट वो टाइम बढ़ता रहेगा, 1 महीना 2 महीना, कभी कभी नहीं मिलती जॉब। यू नेवर नो वो 2 महीने से 6 महीने होने में कितना टाइम लग जाएगा। अग्री। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में होते हैं वो। तो एडवाइस यही रहेगी कि भाई गैप जितना हो सके अवॉइड करो, और अगर है तो देयर हैज़ टू बी सॉलिड रीज़न, राइट। आगे हम बात करते हैं, एक और रीज़न था जैसे प्रोफाइल मिसमैच, ठीक है। तो प्रोफाइल मिसमैच क्या होता है? सी प्रोफाइल मिसमैच मेजरली, सो फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है वो किसी और इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और वो किसी और डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने गया हुआ है, वहाँ पे प्रोफाइल मिसमैच होती है। फॉर एग्जांपल कोई लॉजिस्टिक में है एंड वो फ्रेट का इंटरव्यू दे रहा है। यस, दोनों आते एक ही सेक्टर के एक ही उसमें आते हैं इंडस्ट्री में। डिपार्टमेंट अलग अलग है। लॉजिस्टिक ये तो आपने फिर भी काफ़ी क्लोज बोल दिया, कोई बंदा सपोज टेलीकॉम से है और वो बैंकिंग में हाँ आते हैं। ये हो गया इंडस्ट्री का। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, कोई ऑपरेशंस का है वो सेल्स में, सेल्स में आ रहा है। तो ये एक हो गया प्रोफाइल मिसमैच। बट ऐसा होता है कि मतलब उनको हायर ही नहीं करते, हायर कर सकते हैं। दो केस है, अगर आपका क्वालिफिकेशन दोनों डिपार्टमेंट का सिमिलर है, कहीं ना कहीं इनिशियली स्किल्स कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टेली सेल्स इनसाइड में था और वो कह रहा है कि मैं फील्ड सेल्स में आना चाहता हूँ, ले लेंगे। अगर उनको पता है कि ट्रेनिंग होने से मैनेज हो सकता है एंड ईगर टू डू। ओके, सो मेन तो ये हो गया कि पहली चीज़ तो अगर आपको पता है कि आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रोल डिफरेंट है। अभी आप सपोज मार्केटिंग में हैं, आप HR में जा रहे हैं, आप फाइनेंस में जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक ये होना चाहिए कि उस जो कैंडिडेट है उसको अपना CV थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें लगना चाहिए कि उसने सेल्स भी या फिर मार्केटिंग भी या फिर वो पर्टिकुलर जो भी जॉब रोल है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रखा है, क्योंकि जब तक वो चीज़ विजिबल दिखेगी नहीं, आपका वो इंटरव्यू क्यों लेंगे, है ना। और उसको आपको थोड़ा सा मतलब ड्यूरिंग द इंटरव्यू एज वेल आपको वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा एम्पलीफाई करनी चाहिए कि आई हैव वर्कड इन दीज डोमेन्स, दीज सेक्टर, बट आई वुड लव टू वर्क इन दिस थिंग बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड डिपार्टमेंट सेक्टर एंड आई वांट टू ग्रो, कुछ ना कुछ इस तरीके। इन शॉर्ट ये तो मस्ट हैव है। आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को पहले बोलो हाईलाइट करके एंड देन जो आपने उसके अलावा किया उसको सेकेंडरी रखो। अग्री, राइट इट। वन मोर पॉइंट आई हैव इन माइंड, जैसे कि कंपनी के बारे में, कंपनी इंफॉर्मेशन, वेबसाइट, जॉब डिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसी भी चीज़ होती है कि ये भी पॉइंट्स होते हैं। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बच्चे रिजेक्ट होते हैं, ब्लैंक जाते हैं लोग आफ्टर इवन बोलने के बाद भी कि पढ़ के जाना पड़, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कंपनी में आप जा रहे हो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी जिसके लिए आप आए हुए हो, एंड कुछ लोग ब्लैंक होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कंपनी के बारे में। कंपनी की डिटेल्स नहीं पता। लोग पूछ लेंगे CEO कौन है, दे डोंट नो द इवन सिंपल आंसर। अब अगर आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि लाइक कंपनी का CEO कौन है, कब स्टैब्लिश हुई थी, क्या वर्टिकल्स है। यू शुड नो चलो, ये तो एवरीथिंग। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। इनफैक्ट मैंने देखा था किसी कंपनी का नाम है ABCXYZ जो भी है फुल। कंपनी के फुल फॉर्म्स हाँ, लोगों को पता नहीं होते। तो अग्री। तुम इंटरव्यू देने आ रहे हो, तुम्हें कंपनी का फुल फॉर्म नहीं पता, नाम ही नहीं पता, तो मतलब तुमने क्या गो थ्रू किया।
तो आई थिंक एक बेसिक मतलब एक एडवाइस सभी This is the कैंडिडेट्स must के have. लिए कि आप जो भी इंटरव्यू दें, जिस भी कंपनी का दें, एक बार उसकी वेबसाइट जो है कंपनी की वो गो थ्रू करें। And job description must. यस, जॉब डिस्क्रिप्शन की कंपनी तो हमें जान ली, आपका काम क्या है, क्या किस है? रोल के लिए जा रहे हो आप, है ना? ठीक है। इसके अलावा ड्रेस कोड। आई डोंट थिंक इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ तो मस्ट हैव कि आपको फॉर्मल्स में ही जाना है। सी अगर मैं मस्ट हैव बोलूँ तो अगेन आपको पंचुअल होना है सबसे पहले। आप इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कहीं भी देने जा रहे हो, मेक श्योर आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स इवन हाफ एन आवर पहले पहुँचो टू गेट सेटल्ड डाउन, बिकॉज आप जाती तो नहीं दे दोगे इंटरव्यू, है राइट? सेकेंड, आप कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ पढ़ कर जाओ, क्योंकि उसके बिना जाओगे यू विल बी ब्लैंक एंड दैट विल बी वन ऑफ द रीज़न जिससे आप रिजेक्ट होगे। थर्ड विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फॉर्मल्स, वेयर फॉर्मल्स। कैजुअल नहीं पहनना, फॉर्मल अटायर में जाना है, चाहे आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो। आप चाहे एक एग्जीक्यूटिव लेवल की हायरिंग के लिए अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप एक सीनियर लेटरल लेवल के लिए लेवल या जा रहे हो, सीनियर लेवल की हायरिंग के लिए जा रहे हो, फॉर्मल्स इज मतलब ड्रेस कोड डू मस्ट। मैटर्स, चाहे कंपनी में कैजुअल्स पहनना अलाउड हो, बट फर्स्ट इम्प्रेशन है ड्यूरिंग, ना, हाँ, ड्यूरिंग इंटरव्यू तो आपको दैट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन जो आप किसी भी इंटरव्यू के सामने अपना क्रिएट कर रहे हो। राइट। तो अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, मतलब एक जैसे मैं एक कैंडिडेट हूँ और मुझे एक कंपनी में अप्लाई करना है सामने के लिए, तो मेरा पहला इंप्रेशन क्या क्या होता है? पहला इंप्रेशन तो रेज्यूमे से होता है। एग्जैक्टली, आई गेस, है ना? हाँ, अगर पर रेज्यूमे प्रॉपरली अपडेट नहीं है, दैट विल बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ योर रिजेक्शन। इवन जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको उस पे अपने रेज्यूमे लाइक जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर है उसको देखते हुए हाईलाइट करना चाहिए अपने स्किल्स को, दैट इज़ द मस्ट। सो यू नीड टू अपडेट योर रिज्यूमे एज पर द जॉब कंपनी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं और जो जॉब रोल है, ताकि वो सारे की पॉइंटर्स हाईलाइट रहें, ताकि जब भी कोई आपका पहले सीवी देखे तो लगे कि हाँ यार, इसने तो सिमिलर काम कर रखा है, तो वो बात है इसके अंदर। इंटरेस्ट तभी आएगा ना मुझे कि मुझे इस पर्सन को हायर करना है, राइट? चलो, एक मेरा पॉइंट और भी है। ये तो हमने कुछ बहुत कॉमन रीजंस कर लिए। अब यहाँ पे कोई बच्चा जिसने सब कुछ ठीक है, कोई गैप नहीं है, स्टेबिलिटी है प्रोफाइल में, करंट कंपनी में 4-5 साल से काम कर रहा है, परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, स्किल्स भी अच्छे हैं, कम्युनिकेशन भी अच्छे हैं, नॉलेज भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कंपनी को ये बंदा चाहिए भी। फिर भी कभी कभी ऐसे बच्चे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि कुछ वो ऐसी गलत बात बोल देते हैं, कुछ गलत एक्सपेक्टेशन बोल देते हैं, चाहे वो सैलरी को लेके हो, जैसे थोड़ा पूछें कि रिजिड हो जाते हाँ, हैं रिजिड हो जाते हैं कि हमें तो इतना ही इतना चाहिए। ही चाहिए और काइंड होता ऑफ। क्या है ना, इंटरव्यूज के एक राउंड नहीं होते हैं, हम्म, 2 राउंड मिनिमम होते हैं, हम्म, 2 से 3 राउंड्स। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में ही अपना एक माइंड सेट करके जाते हैं कि मैं तो इतना ही लूंगा एज अ सैलरी, तो वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसके तो रिजिड बन जाते हैं कि नहीं मैं 7 लाख अर्न कर रहा हूँ लेट्स से, एंड मुझे तो 11 ही चाहिए बिकॉज मैं दूर से आता हूँ। सो वहाँ पे वो एक रिजिडनेस दिखाते हैं अपना, एंड कभी कभी इंटरव्यू को लगता है कि ही इज़ मनी माइंडेड, उसको जॉब नहीं करनी है, विंडो शॉपिंग भी लोग समझते हैं कभी कभी, जस्ट बिकॉज आप कैसे इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो। सो उससे रहता है कि मे बी ही इज़ नॉट सीरियस। अगर यहाँ पे हम दे भी दे, देर इज़ नो गारंटी कि कल को वो यहाँ पे कंटिन्यू, क्या पता कहीं और कुछ ज़्यादा हाइक मिल जाए, ही विल स्विच। सो वहाँ पे एक रीज़न है जहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स भी। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप एक्सपेक्टेशन को लेके काफ़ी एक न्यूट्रल साउंड करें, कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन ना बोलें कि मतलब कि 10 का 20 लाख बोल दिया छूटते, बेसिक बोलो, बिकॉज एज पर कंपनी नॉर्म्स। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपका मेन यही है कि आप इंटरव्यू क्रैक करो। ये सैलरी रिलेटेड थिंग्स एंड पर्क्स बेनिफिट्स वगैरह वो हम बाद में एचआर के जो नेक्स्ट। एग्जैक्टली, पहले तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। ऐसे नहीं कि इंटरव्यू से पहले आपका सैलरी डिस्कस होगा, पहले आप इंटरव्यू क्रैक करो, उसके बाद आपका सैलरी भी डिस्कशन होता अब उसमें देखो है। अग्री। तो इन शॉर्ट मतलब अगर आपके पास सारे स्किल सेट हैं, कुछ रॉन्ग कमिटमेंट या रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके मत जाएं, स्पेशली तो कि मुझे इतना मिल जाएगा। हाँ, हालांकि अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो वहाँ पे तो फिर भी आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है, बट जितनी कंपनी पुरानी रहेगी वो एक 25-30% स्टैंडर्ड हाइक के आसपास ही आपको देती है कहीं ना कहीं, राइट? स्टार्टअप्स का क्या है ना, दे अट्रैक्ट कैंडिडेट्स। उनको है कि भाई हमें पैसे देने हैं और अच्छे लोग उठाने हैं, बट वो अच्छे लोगों को कब तक काम करवाना है उसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट। आज के टाइम पे लोग अट्रैक्ट क्या हो रहे हैं कि पैकेज मिल रहा है, बट उसकी क्या गारंटी है कल उनका प्रोजेक्ट क्लोज हुआ, आपका जॉब भी क्लोज हो गया। राइट। इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि आपने मुझे बोला कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी रिजेक्शंस आते हैं, तो आपको मैंने एक रीज़न बताया, जैसे कि एक और रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, ओके। ये भी बहुत एक देखा जाए तो देयर इज अ थिन लाइन। आप जो बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो,
और एक थिन लाइन क्रॉस करने में सेकंड्स लगते हैं कि वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। हम वहाँ पर बैठ के वो चीज़ें फैक्ट्स बोलने लग जाते हैं जो अचीवेबल है भी या नहीं, वो एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता है इंटरव्यूअर के माइंड में कि ये बोल रहा है, कर पाएगा? हाँ, उन्होंने बोला कि टारगेट आपको करना है 3 गुना सैलरी का, हाँ। मैं तो 5 गुना कर दूंगा। मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, इट्स तो वेरी ईज़ी। या छोटे-छोटे वर्ड्स बोलना, वहाँ पर जस्ट दिखाने के लिए आई एम वेरी कूल। हाँ, वन वर्ड आंसर, ज़्यादा शो ऑफ की, ये आई डू इट। आई विल डू इट, ये तो हो जाएगा। इट्स वेरी ईज़ी। तो ये भी एक इंप्रेशन गलत करता है। तो मतलब यू नीड टू बी हम्बल एज वेल, यू कैन नॉट शो योर ओवर कॉन्फिडेंस की क्या पता आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले की। ओवर कॉन्फिडेंस। राइट राइट राइट। तो ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, आई रियली होप कि इससे बहुत आइडिया मिलेंगे। अब कुछ पॉइंटर्स हम ये डिस्कस करते हैं, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो रेज्यूमे अपडेट करो प्रॉपर्ली with the synopsis, reasons of living, everything. Highlight your experience, skill sets, everything. Secondly, go through the job description and the website जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. Third, be punctual. Fourth, formals again. Formals तो must है. Then आपका फिफ्थ आता है कि प्रोफाइल मिसमैच ना हो आपका. आपको पता हो कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपका स्किल सेट सेम हो, राइट? डोंट्स की बात करें तो कि क्या चीज़ें इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखो वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट आई वांट कि आप भी थोड़े रीजंस दो बिकॉज आप भी इस इंडस्ट्री से ही हो, आई गेस सो, है ना? तो आपके पास नहीं, जैसे आपने पॉइंट्स बताया बेसिकली, तो सबसे पहली बात तो जैसे आपने बोला पंचुअलिटी, तो इट्स अ बिग टाइम थिंग कि अगर आप टाइम पे नहीं जा रहे हो तो आपका इंप्रेशन खराब पड़ता है। आप मे भी शायद इंटरव्यू क्रैक कर लो, बट वो इंप्रेशन तो खराब होगा आपका, ठीक है। एंड येस, वो जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती हैं अगेन सैलरी को लेके, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि जब भी कभी इंटरव्यू हो, अगर सैलरी की बात हो, हमेशा एज पर कंपनी नॉर्म्स ही बोलो। और अगर आपका नोटिस पीरियड 90 डेज का है तो छूटते ही मत बोलो 90 डेज, बिकॉज द मोमेंट यू विल से ना 90 डेज नोटिस पीरियड, तो सोचेगा सामने वाला है कि यार इतना कौन वेट करेगा, कल को ये ना करे ज्वाइन, बैकआउट कर जाए। तो ऑलवेज से कि इट्स 90 डेज, हाउएवर इट्स नेगोशिएबल, वो ताकि एक ओपन रहे विंडो डिस्कशन की, राइट। तो इस तरह के मेजर पॉइंट्स होते हैं। फॉर्मल्स हो गया, अगर आप जैसे कि शर्ट पहन रहे हैं तो इट शुड बी फॉर्मल प्लेन शर्ट्स नॉट चेक। यस, लोग नहीं समझ फोल्ड करके जा रहे हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, आप शूज़ कैसे पहन रहे हैं, तो अगेन दीज थिंग मैटर्स, राइट। सीवी हैज़ टू बी प्रॉपर। अब मैंने कुछ कुछ ऐसे देखे हैं बच्चे कि यार वो सीवी उनका ना फोल्ड हुआ होता है, उसमें वो लाइंस होती है बनी हुई। तो मैंने कहा कि यार एटलीस्ट कैरी अ फाइल, अगर आप फ्रेशर हैं तो ठीक है। आपने बहुत लोग बिना सीवी के भी जाते हैं, दे थॉट कि सॉफ्ट कॉपी तो होगी उनके पास। अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको वहाँ पे कोई सीवी नहीं। यू मस्ट कैरी सीवी। अगर आप किसी कंसल्टेंसी में जा रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पे लोग कोई ना कोई निकाल देगा, बट अगर आप डायरेक्टली कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ तो फिर दिक्कत है। सीवी से एक और पॉइंट अराइज होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, लोग सीवी अपडेट करते हैं बट अपनी छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर देते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन, किस टाइम आपने क्या पास आउट, कौन से ईयर में किया। एग्जैक्टली। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपना 12th एंड 10th का जो डेट लिखते हैं वो आपस में मिसमैच लग रहा है, गैप समझ नहीं आ रहा है। ईयर ऑफ पासिंग, कंपनी डू वांट्स कि आपका एक सीवी देख के लगना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने इस मतलब आपने लिख दिया ग्रेजुएट बीकॉम, कब किया है, कौन से ईयर में किया है। किया है। अगर आपने ग्रेजुएट हो तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है। कंपनी वांट्स टू नो एवरीथिंग, मतलब एक पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों को कंपनी पकड़ती है। एग्जैक्टली, मतलब वो आप एक तरीके से आपका जो सीवी है, रिज्यूमे है, वो आपकी कुंडली है। अब कोई स्ट्रेंथ के ऊपर बात हो जाती है कभी कभी, तो यस यस, कंपनी मतलब एचआर वहाँ पे स्ट्रेंथ के पॉइंट्स उठा देते हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स ये है। लेट्स सपोज एक केस स्टडी डिस्कस हो जाता है ऑन द स्पॉट। सो इसलिए जो भी लिखते हो आपको अच्छे से पता हो कि आपने अपने सीवी में क्या लिखा है, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो अगर जैसे भी आपने बोला केस स्टडी, कोई ऐसा कोई आपके दिमाग में आ रहा है, कोई बच्चे का सीवी जो आपने देखा, यार ये तो बड़ा ही मतलब वो है, ऐसा कोई सीवी आपके दिमाग में आया। सेवरल टाइम्स आते हैं, लाइक अभी लास्ट मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है। कैंडिडेट वॉज वेरी गुड कम्युनिकेशन वाइज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो हमें चाहिए, स्किल सेट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट प्रोफाइल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी इशू थे। 2-3 कंपनीज में ही वर्कड, 2 पेरेंट कंपनीज थे, बट अगेन उसने काम किया है। अब कंपनी अंडरस्टैंड नहीं करती, स्टेबिलिटी इशू लग रहा था मुझे अगर मैं प्रोफाइल देख रही थी। बट द मोमेंट मैंने उससे बात करी मुझे लगा कि अच्छा ये तो पेरेंट कंपनी है, उसको मेंशन वैसे करवाया मैंने। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने बच्चे को बोला आप रेज्यूमे अपडेट करो, जो मेन कंपनी का नाम है वो लिखो, एंड जो उसके अंडर आपने कंपनीज में वर्क किया उसके सामने लिखो दैट्स अ पेरेंट कंपनी। एटलीस्ट वो लिखने के बाद प्रोफाइल स्टेबल लग रही है। देन सिनॉप्सिस बनवाया कि लास्ट
कुछ टाइम से वाई ही इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो ही हैव मेंशन एवरीथिंग, तब जाके वो प्रोफाइल स्टेबल लगी। ही गॉट अ चांस इंटरव्यू का एंड ही क्रैक्ड इट, ही जॉइंड इवन, अभी लास्ट कुछ उसमें ज्वाइनिंग भी हुई है उसकी। चलो बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, जैसे कि मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है, जैसे लाइक समटाइम्स हम फ्रेशर की हायरिंग में करते हैं फ्रेशर्स की। तो फ्रेशर्स का मतलब होता है कि जिसने अभी अपनी ग्रेजुएशन कर ली हो, मतलब ग्रेजुएट फ्रेशर, ठीक है। अब देयर इज अ पर्सन ग्रेजुएट फ्रेशर था, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए गया, रिजेक्ट हो गया। पता रीज़न क्या था? ग्रेजुएशन किया 2010 में, अभी चल रहा है 2025, तो 15 साल से फ्रेशर। तो मतलब हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ ग्रेजुएट फ्रेशर? भाई ग्रेजुएट फ्रेशर्स मीन कि आपने अभी ग्रेजुएशन किया और अभी आपको हार्डली 1 या 2 साल ही हुआ होगा। अगर आपने 10 साल से ऊपर हो चुका है, आपने कुछ भी नहीं किया, तो यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ फ्रेशर। ठीक है, आप अगर आप बोलोगे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है, उसमें आपने 8-10 साल दे दिए अपने, अंडरस्टूड। बट फिर भी कहीं ना कहीं तो इंसान काम करता है, कुछ ना कुछ तो करता है। बिकॉज कंपनी प्रेफर कि अगर हम किसी फ्रेशर को हायर कर रहे हैं तो वो यंग ब्लड हो, 20, 21, 22 साल का हो। कोई कोई 30 साल प्लस का कोई बंदा हायर नहीं करता एज अ फ्रेशर। इसके अलावा मेरे को हिसाब से एक चीज़ और जाननी है। जैसे चलो ये तो सीवी की बात हो गई, है ना। अब हम बात करते हैं कोई ऐसे कोई इंसिडेंट की, कोई बच्चे की जिससे आपने बात की हो, जिसका कोई आपको कोई वियर्ड सा एक्सपीरियंस रहा हो, मतलब कि यार उसने आपको बहुत परेशान किया हो किसी बच्चे ने इंटरव्यू के दौरान। देखो मेरा जो प्रोफेशन है ना उसमें हम परेशान ही रहते हैं, इंटरव्यू से लेने से ले, इंटरव्यू कंडक्ट करने से लेके उसके क्लोजर तक, आफ्टर क्लोजर ऑल्सो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा वर्टिकल है जहाँ पे एंग्जाइटी उसके साथ आती है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरा एक बच्चा था, उसने इंटरव्यू दिया, ही क्रैक्ड इट इवन, एंड उसका 30 डेज का नोटिस पीरियड था। ठीक है, उस कंप्लीट 30 डेज के पीरियड में आई ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम रिगार्डिंग की जॉइनिंग्स एंड ऑल, ताकि सॉर्टेड रहे, फॉलो अप जो मेजर रहते हैं। ही डिडंट रिप्लाइड वंस, इवन वो नंबर जिसमें आई एम कनेक्टिंग विथ हिम ओवर अ व्हाट्सएप और कॉल, वो लगता ही नहीं था प्रॉपर, और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आई गेस ही ब्लू टिक ऑफ कर रखा था, तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा था। मैसेज डिलीवर हो रहा है, मतलब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ओके। जिस कंपनी में उसका हुआ इंटरव्यू, आई ट्राई टू कनेक्टेड विद देयर कंसर्न पर्सन, तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब अभी जस्ट ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हुई है, ओके। अभी उनकी ज्वाइनिंग है, तो ही विल ज्वाइन। तो ठीक है, लगा कि ओके ज्वाइनिंग है। तो ये खुशी की बात हुई कि टेंशन की बात? नहीं, अभी भी खुशी की बात नहीं, बिकॉज लगा कर लेगा ज्वाइन, ये हुआ। अब करेगा नहीं करेगा तो हु नोज। देन 30 डेज कंप्लीट हुए, आज उसकी ज्वाइनिंग है, आई अगेन कनेक्टेड, तो शी सेड कि नहीं अभी 1 वीक बाद होगी उसकी ज्वाइनिंग, पोस्टपोन हो गई है, अच्छा, कंपनी ने उसको नहीं तो ये तो release मतलब किया। एंग्जाइटी कंटिन्यूज हो गया। अब वो एंग्जाइटी फिर से कंटिन्यू हो गया, मुझे लगा अब करेगा भी या नहीं, बिकॉज मे बी इट्स कैन बी अ रीज़न कि वो टाल रहा हो। देन वो 1 वीक भी गया, ही जॉइंट, एंड फाइनली आई फॉलो अप, तो उसने बोला नहीं ही इज़ इन ऑफिस, ही इज़ डूइंग द फॉर्मेलिटीज़। सो कहने का मतलब ये थ्रू आउट इस बच्चे ने मुझसे बात ही नहीं करी है, एंड ही जॉइंड इट। तो इसको आप ऐसे बच्चे को क्या कहोगे? गूंगा बच्चा, जो उसने बात, जिसने मुझसे थ्रू आउट बात ही नहीं करी है, करेक्ट, एंड उसने पर ज्वाइनिंग कर ली। बट यार मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रोज सुबह शाम बात करते हैं मेरे और पास है ना, एंड में धोखा दे देते हैं। हाँ मेरे पास अभी है जिसकी 60 डेज का नोटिस था। हाँ हाँ। ही टोल्ड कि हाँ हम मैं कर लूँगा 30 डेज में नेगोशिएट करके, थिंग्स आर सॉर्टेड, ऑफर रिलीज हो गया, सब कुछ, मैं रोज बात कर रही हूँ, ही इज़ कॉलिंग मी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ऑफर है एंड एवरीथिंग। लास्ट मोमेंट में आई ट्राई टू कनेक्ट, इनिशियल जो 3-4 दिन रह जाते हैं, मुझे उसका बिहेवियर समझ आ गया था, वही मैम फ्री नहीं कर रहे कंपनी वाले, ये वो। इसने मुझसे थ्रू आउट बात करी है, 20-20 मिनट्स भी हमारी बात हुई है अबाउट कंपनी एंड एवरीथिंग, एड्रेस दे दो मैम, ये है वो है। तो यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि लोग करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ लोग रोज फॉलो अप करके भी ज्वाइन नहीं करते, एंड जिसको करना होगा वो फॉलो अप ना करके भी वो ज्वाइन कर लेगा। झूठ बहुत बोलते हैं, है ना। तो आपको तो आई थिंक हर दिन 50 लोग झूठ बोलते होंगे। सबसे ज़्यादा झूठ उसमें ये होता है कि फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो यार ये गया, तो बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ है जिसका लोग इतना इट फॉर देयर ओन, मतलब आई कैन से कि ये अपना मतलब के लिए कहा कि भाई एक्सक्यूज देने के लिए। ट्रस्ट भी नहीं होता है, समटाइम्स पीपल यूज देयर चाइल्ड्स, उनके रीजंस लेके आते हैं कि उसकी तबीयत खराब है या कुछ हो गया है उसको, आई कैन नॉट कम फॉर द इंटरव्यूज। तो अब आप सोच सकते हो। आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक इससे एक एज अ एचआर जैसे आप काम कर रहे हैं, आपको ये एडवांटेज तो मिला होगा ना कि इतना आपने झूठ सुन लिया, तो आपको अब झूठ पकड़ना आ गया होगा लोगों का कि कैसे क्या क्या ज़्यादातर क्या क्या बहाने लोग मारते हैं, है ना। हाँ। कोई मेरा सेकंड कॉल फ़ोन नहीं उठा रहा ना, आई स्टार्ट
ओवरथिंक, मेरे को समझ आ जाता है या तो ये उठाएगा या ये नहीं उठाएगा, एंड 80% मैं करेक्ट ही होती हूँ। इतना मैंने ये एक्सपीरियंस हो चुका है आपको। यस, तो मतलब एक तरीके से हाउ टू डिटेक्ट लाए आप उस पर भी एक अच्छा खासा पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। कर सकती हूँ। आई हैव 100 रीजंस होंगे उस टाइम विद एग्जांपल्स कि मैं देख के बता सकती हूँ कि इतने ही मैंने देख लिए है। कोई मुझे बोलता है कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट, आई वाज लाइक ओके टेक केयर। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, जैसे ना आप किसी को, जैसे सपोज किसका इंटरव्यू है नेक्स्ट डे, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसको गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, वो गुड मॉर्निंग में क्या रिप्लाई करता है ना, गुड मॉर्निंग लिख रहा है, जीएम, मतलब कुछ भी लिख रहा है, तो एक रिप्लाई आपने उसको एड्रेस भेजा, उस पर उसने ओके लिखा, थम्स अप भेजा, एक्नॉलेजमेंट कैसे करी, वो हर चीज़ से आपको एक आइडिया लगता है कि बंदा किस तरह आपको रिस्पॉन्स भी कर रहा है। सो दिस इज़ आई थिंक कहीं ना कहीं एक तरीके से एक एडिशनल बेनिफिट भी है जो आपको एक सीखने को मिलता है, आपकी कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी काम करता होगा कि ये आपके जो जजमेंट स्किल्स है लोगों को जज करने के, उनका झूठ पकड़ने के। सो इसके अलावा लाइक आई वुड लाइक कि अभी इसको हम जैसे एंड करें, बट विथ एंडिंग आई वांट कि कोई ऐसा कोई पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहें, आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को, जो उनको हेल्प करे आगे, एनीथिंग, या फिर कोई 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 एग्जांपल आपके दिमाग में भी आ रहा है किसी बच्चे का। देखो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स देने लगे तो ये चीज़ फिर चलता रहेगा, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने प्रोफाइल में गैप मत आने दो, बिकॉज मैं खुद एक दिन में आई गेस 50 से ऊपर प्रोफाइल्स रिजेक्ट करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ गैप। देखा रिजेक्ट, उसको चांस ही नहीं देना कि मुझे 1 मिनट से ऊपर भी देखूँ। सो मेक श्योर या तो सीवी इतनी अट्रैक्टिव हो, आपके एक्सपीरियंस इतने अच्छे से उसमें हाईलाइटेड हो कि वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके फोकस को उस पर वो करे, या आप फिर गैप करो ही मत। तो मतलब मेक श्योर कि जो जो आपने भी पॉइंट्स बताए, स्टेबिलिटी का लेके, गैप को लेके, प्रोफाइल मिसमैच को लेके, मल्टीपल जो रीजंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल में कुछ इस तरह के चीज़ें हैं जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, तो सबसे पहले तो अपने सीवी को इस तरह से फॉर्मेट करें, इस तरह प्रेजेंट करें कि वो नेगेटिव पॉइंट्स ना हाईलाइट ना हो, उसकी जस्टिफिकेशन दिखे। कोई अगर आपके पास सीवी देखे तो लेके नहीं यार, इससे एक बार बात करके देखते हैं, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हों, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई कमी नहीं है, बट देन जब आपसे कोई बात करे तो आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कह लो, तो इन सब का भी ध्यान रखें, बिकॉज इन दी एंड जो है इंटरव्यू क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि इंटरव्यू वंस वंस यू क्लियर द इंटरव्यू देन इट्स योर चॉइस कि आप कहाँ ज्वाइन करें। कोई भी बच्चा सिर्फ एक जगह इंटरव्यू नहीं देता, बहुत जगह देते हैं, कंपेयर करते हैं वो। कंपेयर करते हैं, एंड यस इट्स, इसमें कोई गलती भी नहीं है, बिकॉज हर किसी को भाई ये है कि यार वो चाहिए, ऑप्शन चाहिए, बट उसके लिए आपको वो इंटरव्यू क्लियर करना जरूरी है, बिकॉज यू कैनॉट नेगोशिएट बिफोर क्लियरिंग, राइट। सो इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस एपिसोड, बिकॉज हमने आज बहुत सारे पॉइंटर डिस्कस किए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप कि हमारी ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, एंड इसके बाद बहुत जल्दी हम एक और एपिसोड शूट करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, कुछ केस स्टडीज़ लेके आएंगे बच्चों की, जो जो बच्चों ने इंटरव्यू दिए उनके इंटरव्यूज़ कैसे हुए, रियल टाइम एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे, शायद वो भी हमारे ऑडियंस को पसंद आए। सो सॉरी, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।